तो मूवी शुरू होती है और हमें मैरीलैंड के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। उस गांव से आर्मी को खबर मिलती है कि इस गांव में कुछ टेररिस्ट आए हैं और शायद वही टेररिस्ट हैं जिनकी उन्हें काफी वक्त से तलाश है। डिफेंस सिस्टम इस बारे में पता करने की कोशिश करता है कि क्या वाकई ये न्यूज सच है, और फिर इस बारे में प्रेसिडेंट को भी बताया जाता है, जो कि उन्हें बोलते हैं कि अगर ये वही टेररिस्ट है तो हमें इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए। और वो बिना सोचे समझे ये ऑर्डर देता है कि इन टेररिस्ट को मार दिया जाए। वो लोग इस बात पर श्योर नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग प्रेसिडेंट को भी बोलते हैं कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये वो टेररिस्ट ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि मैं इनको मारने का इतना अच्छा मौका नहीं गवा सकता, इसीलिए मेरा ऑर्डर है कि तुम इनको मार दो। जिसके बाद ऐसा ही किया जाता है और उन पर एक बॉम्ब अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। वो टेररिस्ट किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि वो लोग तो वहाँ पर किसी को दफनाने आए थे, लेकिन प्रेसिडेंट की गलती की वजह से वो सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जेरी नाम के लड़के पर, जो कि अपनी लाइफ चोरी करने से गुजारता है, यानी कि वो छोटी मोटी चोरियां करता है जिससे कि उसको चंद पैसे मिल जाते हैं और वो इन पैसों से अपनी लाइफ गुजार रहा है। वो अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है कि अचानक उसकी फोन पर एक कॉल आती है और ये उसकी मॉम की कॉल थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके भाई की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। उसके भाई का नाम जैक होता है। जेरी अब इस बात से काफी परेशान हो जाता है, वो काफी रोता भी है। असल में वो उसका जुड़वा भाई था और उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। हम इस सब के बीच में जेरी के फादर को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके फादर उसे काफी नाराज है, वो उसे कभी भी ठीक से ट्रीट नहीं करते। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जेरी और उसके फादर के बीच में काफी नाराजगी है। वो दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते। जेरी के फादर कहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ और मेरे साथ पुलिस ज्वाइन कर लो, लेकिन जेरी को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए वो अपने फादर को साफ साफ मना कर देता है। और फिर उस दिन के बाद इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और ये लोग एक दूसरे से काफी कम मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लीजा पर, जो कि अपने बेटे को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर रही होती है, क्योंकि उसका बेटा प्रेसिडेंट की इनविटेशन सेरेमनी में जा रहा है, जहां पर वो ट्रम्पेट से उसका वेलकम करेगा। इसीलिए उसकी मॉम खुद ही उसे ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती है और वो अपने बेटे को रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठा भी देती है। इस समय के बीच में उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि उसने अपने बेटे को उसका बैग नहीं दिया और वो बैग पीछे ही रह जाता है। और इसके बाद एक आदमी आता है और वो उस बैग को उठाकर खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेरी पर, जो कि एटीएम से अपने लिए पैसे निकाल रहा होता है और वो जब अपने अकाउंट में देखता है तो उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। इतनी ज्यादा रकम देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में आखिर किसने डाले। इसके बाद वो पैसों को नहीं निकालता और फौरन ही अपने घर चला जाता है। लेकिन जब अपने घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि उसके घर में काफी सारे गन्स पड़ी हुई हैं और वो ये देख कर डर जाता है कि आखिर मेरे घर में यहाँ पर ये कौन लाया है और ये सब कुछ किसने रखा है। इसके बाद वो इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। वो इस कॉल को अटेंड करता है। दूसरी तरफ उसे मोबाइल पर एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम अभी इसी वक्त अपने घर से निकल जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में FBI की टीम आ जाएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। जेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है और वो इस बात को नहीं सुनता। इसके बाद थोड़ी ही देर में ऐसा ही होता है और FBI की टीम वहाँ पर आ जाती है और वो उसके घर पर अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद वो एक ऑफिसर के रूम में बैठा होता है। वो ऑफिसर उसे पूछता है कि इतना सारा सामान तुम्हारे रूम में और तुम्हारे घर में कैसे आया। तब जेरी कहता है कि मैं तो खुद भी नहीं जानता, पहले मेरे अकाउंट में पैसे आए, जब मैं अपने घर गया तो मेरे पास एक गन्स पड़ी हुई थी। ऑफिसर बोलता है कि क्योंकि तुम एक टेररिस्ट के भाई हो, तुम्हारा भाई पहले ही मुल्क को तबाह करना चाहता था और ये सारा सामान तुम्हारे भाई का ही था और तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो भी एक टेररिस्ट ने ही ट्रांसफर किए हैं। अब ऑफिसर का नाम यहाँ पर मॉर्गन होता है। जेरी बहुत कोशिश करता है उसे अपनी सफाई पेश करने की, लेकिन ऑफिसर बोलता है कि अब तुम हमारे हाथ आ गए हो और तुम्हारा यहाँ से जाना मुश्किल है। इसके बाद लीजा को भी एक कॉल आती है। जब वो कॉल देखती है तो वो
उसके बेटे की मोबाइल से आ रही होती है। वो इस कॉल को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जब वो कॉल को उठाती है तो वो देखती है कि ये वही फीमेल वॉइस थी जिसने कि जेरी को भी कॉल किया था। वो उसे बोलती है कि तुम अपने लेफ्ट पर टीवी में देखो, और जब वो टीवी में देखती है तो उसके बेटे की फुटेज होती है जो कि इस वक्त कुछ कर रहा होता है। वो उसे धमकी देती है और उसे बोलती है कि तुम मैकडॉनल्ड के करीब एक कार है, वहाँ पर तुम जाकर बैठ जाओ। वो लड़की बहुत कोशिश करती है पुलिस को कॉल करने की, लेकिन जब भी वो कॉल में आती है तो सामने से वही फीमेल वॉइस होती है। तो फीमेल वॉइस उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। इसके बाद वो ऐसा ही करती है क्योंकि अब उसके पास अपने बेटे की जान बचाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। अब एक एयरफोर्स ऑफिसर जू जेरी से मिलने की कोशिश करती है और वो उसे कहती है कि मुझे जेरी से मिलना है, लेकिन मॉर्गन उसे मिलने से रोक देता है। अब यहाँ पर जेरी को पुलिस रूम में एक प्रिंटर पर कॉल रिसीव करने का परमिशन लेटर मिलता है, इसलिए अब मॉर्गन को उसे परमिशन देनी ही पड़ती है क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट के। और जब वो कॉल को उठाता है तो वो सुनता है कि ये वही फीमेल वॉइस है। वो उसे बोलती है कि तुम जहाँ पर खड़े हो लेट जाओ। जेरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी उस फीमेल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाता है। वो फीमेल वॉइस असल में इसकी मदद कर रही थी यहाँ से भागने में। इसके बाद एक क्रेन आता है और वो उस रूम को तोड़ देते हैं जिसमें कि जेरी होता है। अब जेरी के पास बाहर भागने का रास्ता होता है और जब वो बाहर देखता है तो सामने ही बिल्डिंग पर लिखा होता है जंप जेरी। जिसके बाद जेरी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ऊपर से नीचे कूद जाता है और वो एक मेट्रो में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वही मेट्रो पर एक बैग पड़ा हुआ था, वहाँ पर एक फोन होता है और उस फोन पर जेरी के लिए कॉल आती है। जब वो कॉल उठाता है तो फिर से वही फीमेल वॉइस होती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें अब 3 स्टेशन से आगे और जाना है। जेरी कहता है कि तुम कौन हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन कॉल बंद हो जाती है। जेरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो फैसला करता है कि मैं इसकी और इंस्ट्रक्शंस नहीं मानूंगा। इसीलिए वो आगे 3 स्टेशन पर नहीं जाता और वो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद दोबारा से उसको फीमेल वॉइस की कॉल आती है और वो उसे बोलती है कि तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें ट्रेन से नीचे जंप करना पड़ेगा। और जेरी को अब ऐसा ही करना पड़ता है और वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। इसके बाद वो उसे बोलती है कि सामने तुम्हें एक कार नजर आ रही होगी, उस कार में जाकर बैठ जाओ। वो उस कार में जाता है और उसमें बैठ जाता है। उससे पहले ही उसमें लीजा मौजूद होती है। लीजा को भी उसने धमकियां दी होती हैं, इसीलिए वो उस कार में होती है। इसके बाद वो कार ड्राइव करती है और उनके पीछे पुलिस होती है, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से खुद को बचा लेते हैं क्योंकि वो फीमेल वॉइस उनको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। वो रास्ते में आने वाली हर ट्रैफिक सिग्नल लाइट को ग्रीन कर देती है ताकि इनको भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग एक क्रेन फैक्ट्री में आ जाते हैं और पुलिस कार्स भी उनके पीछे आती हैं। वो फीमेल वॉइस किसी तरह से वो सारी क्रेन्स पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर चढ़ा देती है। वो सब के सब पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं और जेरी और लीजा वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो फीमेल वॉइस इनको देख रही हो और उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया हो। पुलिस भी अब हैरान होती है और काफी पजल्ड होती है कि आखिर वो ये सब कर कैसे रहे हैं। फीमेल वॉइस अब जेरी और लीजा को एक गाँव में जाने को बोलती है जिसका नाम है मैरीलैंड। अब हमें आर्मी ऑफिसर के बेस को दिखाया जाता है जिसमें एक अजनबी आदमी आता है और उनको एक क्रिस्टल डायमंड दिखाता है। वो बोलता है कि ये क्रिस्टल बॉम्ब है और इसको एक्टिवेट करने के बाद पूरे 10 सेकंड में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग मारे जाएंगे। ये सब बातें वो फीमेल वॉइस सीसीटीवी कैमरा की वजह से सुन पा रही होती है और उसे अब ये सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए वो उस क्रिस्टल बॉम्ब के बॉक्सेस में से एक बॉक्स को चुरा लेती है और अब ये बैग्स अब वो स्टोर को देती है जिसने कि लीजा के बेटे के बैग को भी चुराया था। इसके बाद वो उस बैग को एक शॉपकीपर के पास ले जाता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि ये बॉम्ब इस ट्रम्पेट में फिट कर दो। फीमेल वॉइस के ये सब काम देखने के बाद ये लगता है जैसे कि ये पूरी दुनिया को जानती है और पूरी दुनिया के लोगों का इसके पास कनेक्शन है, ऐसे जैसे ये सब लोगों के राज जानती हो, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानती हो और बाकी सब कुछ। इसी तरह इस शॉपकीपर को भी इंस्ट्रक्शन वो देती है कि इस डायमंड को एक नेकलेस में लगा दो। अब जेरी और लीजा आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके सामने एक कार आती है। इस कार में वही चोर होता है जिसने कि ये डायमंड चुराया होता है, जिसने कि लीजा के बेटे के बैग को भी चुराया होता है। वो अपनी कार की चाबी उनके आगे फेंकता है और बोलता है कि अब मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला, मैं सबसे रिजाइन कर रहा हूँ, मैं इसकी और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करूंगा।
फीमेल वॉइस अब जेरी को कॉल करती है और वो उसे बोलती है कि अगर तुमने इस आदमी को जाने से रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जेरी किसी तरह से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था और वो बस आगे बढ़ता जा रहा था, जिससे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल की वायर्स उस पर गिरने लगती हैं और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जेरी ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है। अब वो उन दोनों को सुबह 11 बजे तक एक सिटी में पहुंचने के ऑर्डर्स देती है। वहाँ हम जू को देखते हैं जो कि जैक के घर पर होती है और उसके घर की तलाशी लेती है। उसको वहाँ पर उसका एक लैपटॉप मिलता है, जिसे खोलकर उसे पता चलता है कि जैक एक सीक्रेट मिशन ईगल आई पर काम कर रहा था। लेकिन जब वो उस लैपटॉप को एक्सेस करती है तो वो लैपटॉप अपने आप भी शट डाउन हो जाता है। अब इसके बाद उसके घर के बाहर कुछ एयरफोर्स आर्मी के ऑफिसर्स खड़े होते हैं। वो अपने साथ उसे ले जाते हैं। अब जेरी और लीजा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको फीमेल वॉइस ने जाने का बोला था। वो उसे बोलती है कि यहाँ पर एक बॉक्स है, तुम लोगों को उस बॉक्स को चुरा कर ले जाना है और तुम लोगों को इसके लिए कुछ हथियार की भी जरूरत पड़ेगी। वो उनको कुछ गन्स भी देती है जो कि एक ट्रक में पड़ी होती हैं। वो लोग और कर भी क्या सकते थे, इसीलिए वो लोग वो बॉक्स को चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भागते भागते फायर अलार्म ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से सब लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है और वो लोग आसानी से वहाँ से भाग जाते हैं। वो फीमेल वॉइस उसे बोलती है कि तुम लोग एक सिनेमा हाउस में जाओगे। वो दोनों एक सिनेमा हाउस में जाते हैं और वहाँ पर एक टीवी स्क्रीन के सामने इनका पूरा डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। जेरी और लीजा ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान होते हैं और यहाँ पर उनको समझ आ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये कोई सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस जो कि इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है। इनको ये भी पता चलता है कि ये एक एडवांस्ड ईगल आई प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ जो को आर्या नामी एक सिस्टम के बारे में पता चलता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से किसी भी इंसान का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जेरी और लीजा सर पर टोपी पहनकर वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मॉर्गन किसी भी तरह से उनका पीछा करता है और उनको ढूंढ निकालता है। वो दोनों भागते भागते एक प्लेन पर पहुंच जाते हैं जिसको भी वही फीमेल वॉइस कंट्रोल कर रही होती है और वो इनको एक इंजेक्शन भी लगाने को बोलती है जो कि प्लेन में प्रेशर के बढ़ने की वजह से इनको आराम देगा, क्योंकि जब इनका प्लेन ऊपर हवा में जाएगा तो प्रेशर की वजह से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उसने उनको एक इंजेक्शन दिया है ताकि वो इसे इंजेक्ट करें और इसके बाद इनका दम न घुटे। वहीं दूसरी तरफ मेजर जो को ईथन की एक फुटेज दिखा रहा होता है जिसमें कि वो आर्या के इर्द गिर्द घूम रहा था और अपने फोन में वो कुछ लाइट ऑन ऑफ करता है। ये कोई कोड था और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि केस को आर्या डिटेक्ट ना कर पाए। अब जो इसको जानने की कोशिश करती है लेकिन आर्या को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है और वो ये सब कुछ बंद कर देती है, लेकिन फिर भी जो उस कोड को क्रैक कर ही लेती है। अब जो को कुछ शक होता है कि उस जगह पर जैक ने जरूर तो कुछ रखा होगा, इसीलिए वो आर्या की मशीन के पास जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है। वो इस मेमोरी कार्ड को जब खोलती है तो उसे पता चलता है कि जैक असल में कोई टेररिस्ट नहीं था बल्कि वो एक अंडरग्राउंड एजेंट था और अब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल्स ना होने की वजह से प्रेसिडेंट उसकी कोई भी बात सुन नहीं पा रहा होता और ये सब कुछ भी आर्या ही कर रही होती है और वो उनके दरमियान सिग्नल्स को वीक कर रही होती है। अब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिफेंस ऑफिसर को देती है और उसे वो फोटो भी दिखाती है जिसे देखने के बाद उसे यकीन आता है कि वाकई में जैक कोई टेररिस्ट नहीं था बल्कि वो तो आर्या को लॉक करने वाला था क्योंकि वो किसी की जान लेने वाली थी। इस बात पर डिफेंस ऑफिसर को याद आता है कि जब हम जैक को मारने के लिए प्रेसिडेंट को रोक रहे थे तो प्रेसिडेंट ने किसी की बात नहीं सुनी और उसको मारने के ऑर्डर्स दे दिए, जिस पर आर्या को लगा कि उसका फैसला गलत है। अगर वो ऐसे गलत फैसले कर सकता है तो वो कंट्री को कैसे चलाएगा, क्योंकि उसने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। इसीलिए उसने प्रेसिडेंट को एलिमिनेट करने का फैसला कर लिया और जैक को ये बात जब पता चली तो उसने आर्या को लॉक करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने उसे लॉक कर दिया। और जब आर्या को ये पता चला कि उसने उसका सिस्टम लॉक किया है ताकि कि डिफेंस ऑफिसर की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, तो वो किसी इंफॉर्मेशन की मदद से जैक को एक टेररिस्ट बना देती है ताकि इसको सभी मार दें।
और फिर फाइनली हमें पता चलता है कि जो फीमेल वॉइस लीजा और जेरी को इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो भी आर्या ही है, ताकि वो इन दोनों के जरिए प्रेसिडेंट को मार दे। डिफेंस मैनेजर इस सिस्टम को लॉक करने के ऑर्डर्स देती है, लेकिन आर्या पहले से ही ये सुन लेती है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के आदमी को उस चैम्बर में बंद कर देती है। अब इसके बाद वो फीमेल वॉइस इन दोनों को एक रूम में बुलाती है और वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ वो जेरी को एक ऑर्डर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये फीमेल वॉइस इन दोनों को ही क्यों यूज कर रही है। जेरी असल में जैक का जुड़वा भाई होता है और उसकी आवाज बिल्कुल जैक जैसी ही होती है, इसीलिए आर्या उसे यूज कर रही है। और लीजा को इस सब चीजों में इसीलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि उसका बेटा प्रेसिडेंट की वेलकम में परफॉर्मेंस देने वाला था, ताकि कि फिर आर्या को प्रेसिडेंट को मारने में कोई मुश्किल ना हो। और ये सब कुछ सुनकर अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिर ये हमसे क्या हो गया। आर्या का पूरी तरीके से जेरी पे कंट्रोल हो जाता है। वो अब लीजा को ये ऑर्डर देती है कि वो जेरी को मार दे, लेकिन लीजा ये सब कुछ नहीं कर पाती और इसके बाद आर्या उसे रूम से बाहर जाने को बोलती है और जेरी अभी भी रूम के अंदर होता है। वहाँ पर लीजा के सामने एक ऑफिसर होता है जो कि उसे अपने घर ले जाता है और उसको एक इन्वेस्टिगेशन कार्ड भी देता है जिसकी मदद से वो प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस में जा सकेगी। दूसरी तरफ मॉर्गन को उस बॉम्ब डायमंड के बारे में पता चलता है और ये डायमंड उसी आदमी ने चुराया है जो कि उस जगह पर मारा गया था जहाँ पर लीजा और जेरी को भेजा गया था। अब मॉर्गन जेरी को अपने साथ ले आता है क्योंकि उसे लगता है कि इस सब के बारे में जेरी को कुछ तो मालूम होगा। जेरी उसे वार्न करता है कि तुम अपने सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दो क्योंकि वो मशीन तुम्हें डिटेक्ट कर पाएगी। पर तब तक आर्या उनको इजीली एक सीसीटीवी कैमरा से डिटेक्ट कर लेती है और उनके पीछे एक प्लेन को हाईजैक करके भेजती है। वो प्लेन उन पर कंटिन्यूअसली फायर करता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की गाड़ी सड़क के बीच में ही कहीं गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में मॉर्गन काफी जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो जेरी को बोलता है कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब तुम्हें ही प्रेसिडेंट को बचाना होगा। और फिर वो अपनी जान की कुर्बानी देता है और उस प्लेन को क्रैश कर देता है और जेरी को वहाँ से भेज देता है। अब हम लीजा को देखते हैं जो कि उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो वही नेकलेस पहनती है जिसमें कि वो क्रिस्टल बॉम्ब लगा होता है जो कि उसके बेटे के इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होता है, जिसको वाइब्रेट करने से उसका बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है जो कि ब्लास्ट होने के बाद प्रेसिडेंट के साथ साथ कोई भी नहीं बचेगा। आर्या का प्लान असल में ये होता है कि वो प्रेसिडेंट को मारने के बाद उस डिफेंस ऑफिसर को प्रेसिडेंट बना दे जिसने कि जैक को मारने से मना किया था। अब हम लीजा को देखते हैं जो कि पार्टी में आ चुकी है और जेरी उसी पार्टी के लिए जा रहा होता है। जू और एयरफोर्स ऑफिसर आर्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपना सारा डेटा एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही होती है और इससे पहले कि वो ऐसा करती जो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो भी हमेशा के लिए। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं होता है। हम यहाँ पर जेरी को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के कपड़ों में होता है और पार्टी में पहुंच चुका होता है। वहाँ प्रेसिडेंट को भी देखता है जिसके लिए लीजा का बेटा अब वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होता है। लीजा अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और ये सब कुछ देखकर जेरी अपने गन से फायर करता है और ये सब कुछ वो इसलिए करता है ताकि सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए, जिसके बाद अब जेरी प्रेसिडेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है और लीजा भी अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। अब प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट को आर्या के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद अब आर्या सिस्टम को हमेशा के लिए क्लोज करने का ऑर्डर दिया जाता है और इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ जो और जेरी का होता है, इसीलिए उनको आर्मी अवार्ड्स दिए जाते हैं और इससे जेरी के फादर उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं और काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।